सपोज करो एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो हमें ए डॉट बी निकालना है। आगे चल के एक और चीज सीखोगे, ए क्रॉस बी। क्रॉस में बीच में क्रॉस का निशान लगाते हैं। तो जब वेक्टर की बात करते हैं तो डॉट और क्रॉस का मतलब सेम नहीं होता है। स्केलर में हम ए डॉट बी लिखें या ए इसके बीच में क्रॉस का निशान लगाएं, दोनों का मतलब सेम होता है, मगर वेक्टर में अलग अलग होता है। वेक्टर में क्या होता है, ए डॉट बी तो अलग मतलब होगा, और बीच में अगर क्रॉस लगा देते हो तो उसका मतलब अलग होगा। वो हम अलग किसी उसमें देखेंगे। फिलहाल हम डॉट का यूज करेंगे, इसको बोलते हैं ए डॉट बी। और ए डॉट बी की वैल्यू होती है ए का मैग्नीट्यूड, खाली ए भी लिख सकते हैं, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। ये मतलब होता है ए डॉट बी का। ठीक है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो समझने की कोशिश करते हैं वर्क वाले फॉर्मूले से। ठीक है, वर्क वाले फॉर्मूले में ध्यान से देखना कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों को मल्टीप्लाई करके एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है। तो डॉट प्रोडक्ट या इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद स्केलर क्वांटिटी आती है ना। इसी तरह से जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसमें दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, स्केलर क्वांटिटी आ रही है। इसको बना लेते हैं, ये वेक्टर ए हो जाएगा, ये वेक्टर बी हो जाएगा, और इनके बीच का एक्यूट एंगल लेना है ना, थीटा। इनके बीच का एंगल थीटा है। सो ये आएगा ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा इंटू बी। ये याद करने का तरीका है कि इसको याद करने का तरीका क्या होता है, ए कॉस थीटा इंटू बी लिख लें। ए कॉस थीटा है क्या, ए कॉस थीटा है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, है ना। ए का कंपोनेंट बी के अलोंग कर लिया। कंपोनेंट करना तो हमें अच्छी तरह से आता है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना, कंपोनेंट करना हमने अच्छी तरह सीखा, वही वही यहाँ भी काम आ रहा है। तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बेसिक से समझ लो, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, है ना। दिस इज ए का कंपोनेंट, ये जो वेक्टर होगा ध्यान से, ए का कंपोनेंट बी के अलोंग, ए का कंपोनेंट बी के अलोंग, है ना। तो ए का कंपोनेंट बी के अलोंग। तो ये यहाँ पे जब भी दो वेक्टर को डिवाइड करना तो मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर सकते हैं, वेक्टर को डिवाइड नहीं कर सकते। तो या तो वेक्टर का निशान मत लगाना, ए बी अपॉन ए लिखना, नहीं तो अगर तुमने वेक्टर का निशान लगा दिया है तो मैग्नीट्यूड लिखना, क्योंकि दो वेक्टर्स कभी डिवाइड नहीं हो सकते, डिवीजन डिफाइंड ही नहीं है। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आ गया, ए बी अपॉन ए। थोड़ा बेसिक से समझाया, देख लो। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए cos थीटा। यानी ये जो ए cos थीटा हो गया वो हो गया ए का कंपोनेंट बी के अलोंग, है ना, ए का कंपोनेंट बी के अलोंग। तो ये ए बी है, ए बी का मतलब क्या है, ए का कंपोनेंट बी के अलोंग। तो इसको शॉर्ट में लिखा गया है, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ए का कंपोनेंट बी के अलोंग। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए का कंपोनेंट बी के अलोंग ले लेंगे और उसको फिर बी के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एग्जाम्पल में देखो, है ना, एग्जाम्पल को ध्यान से देखो। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे सपोज करो, एक यहीं पे समझ में आने का अच्छा वे है यहाँ पर। यहाँ पे एक सिचुएशन देखो कि फोर्स को हम 100 न्यूटन को फोर्स को 60 डिग्री के एंगल पे लगा रहे हैं और ये ब्लॉक 10 मीटर डिस्प्लेस हो गया है। अभी तक हमने फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अलोंग लगाया था, ठीक है, मगर अब हम फोर्स किधर लगा रहे हैं, एंगल पे भी लगा सकते हैं, है ना, या फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट भी हो सकता है, तब एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स है जो 60 डिग्री के एंगल पे लगा हुआ है। तो अब यहाँ भी क्योंकि अगर एंगल पे फोर्स लगाओगे तब भी बॉडी तो डिस्प्लेस करेगी, वर्क डन तो होगा ही, क्योंकि एंगल पे फोर्स लगाओगे तब भी इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, तो कुछ ना कुछ वर्क डन तो होगा ही। तो वो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो लॉजिकली कैसे आया है, तुम क्या करो कि फोर्स का कंपोनेंट ले लो डिस्प्लेसमेंट के अलावा, है ना, फोर्स का कंपोनेंट ले लो डिस्प्लेसमेंट के अलावा, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के अलाउंग जो फोर्स होता है उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर एंगल पे फोर्स लगा है तो हम कहेंगे कि फोर्स का कंपोनेंट ले लिया हमने डिस्प्लेसमेंट के अलाउंग, जो कि 100 cos 60 हो गया इंटू 10 कर दिया। ऑब्वियसली जो फोर्स का कंपोनेंट वर्टिकल होगा वो उसको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस नहीं करेगा। बहुत लॉजिकल है कि ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट फोर्स का वो कंपोनेंट करेगा जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग लगा है ना, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग लगाए, क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस होने के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स चाहिए।
अगर तुमने फोर्स एंगल पे लगाया है, हर जगह कंपोनेंट मेन है, इसलिए मैंने तुम्हें कंपोनेंट वेक्टर में कंपोनेंट करना स्ट्रेस दे के सिखाया है। वेक्टर फालतू नहीं सिखाया वेक्टर का, क्योंकि हर जगह कंपोनेंट काम आता है। तो यहाँ भी तुम 100 के दो कंपोनेंट कर लोगे, एक 100 का cos 60 करोगे और 100 का sin 60 करोगे। आई थिंक कंपोनेंट करना सबको आता होगा। अब 100 जो sin 60 है वो तो डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग नहीं है, तो उसका तो वर्क डन भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो डिस्प्लेस ही नहीं कर रहा बॉडी को इधर। तो बॉडी को फॉरवर्ड कौन डिस्प्लेस कर रहा है, या बॉडी को हॉरिजॉन्टल कौन डिस्प्लेस कर रहा है? वो 100 cos 60 डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, 100 cos 60 इंटू 10 आ जाएगा। तो इस तरह से तुम समझ सकते हो। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वो जो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है वो आया कहाँ से, वो तुम्हें समझ में आएगा कि एफ भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। जैसे यहाँ पे ए और बी वेक्टर है, यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो एफ और डी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ डी कॉस थीटा, है ना, एफ डी कॉस थीटा, इस तरह से 500 जूल। तो ये बेसिकली डायरेक्ट इसका ये फॉर्मूला हो गया। तो ये देखो यहाँ पे एफ डी कॉस 60 लिखा हुआ है, वही फॉर्मूला यहाँ पर है। तो इस एग्जाम्पल से ये फॉर्मूला बना। तो तुम्हें फॉर्मूले का कुछ सेंस समझ में आ रहा होगा कि ये कॉस थीटा क्यों लगा दिया, जब ए डॉट बी किया ये क्या मतलब हुआ कि ए डॉट बी है, ऐसे ही अपने मतलब से कॉस थीटा लगा दिया। तो उसका लॉजिक है, जब हम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे थे तो ऐसा हो रहा था, कंपोनेंट लेना पड़ रहा था, तो वो एफ डी कॉस थीटा करके आ जाता है। तो एक्चुअली में एग्जाम्पल करके फॉर्मूला बनता है, पहले कोई प्रैक्टिकल चीज होती है, फॉर्मूला हम उसके लिए बनाते हैं। समझ आई बात? तो पहले फॉर्मूला नहीं आता है, फॉर्मूला पहले, नंबरिंग पहले तो चीजें होती हैं, फिर उसके मैथ्स बनती है। मैथ्स प्रैक्टिकल से पहले नहीं बनती। हमें जरूरत पड़ी काउंटिंग करने की, क्यों, हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिले, इसलिए हमने नंबर दिए 1 2 3 4, उससे आसान पड़ा। तो हमने ये फॉर्मूला इसीलिए दिया कि ये चीज़ आसान पड़े तुम्हारे लिए। तो आई होप तुम लोग समझ गए होगे कि ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा क्यों होता है, या वर्क डन का जो जनरल फॉर्मूला है वो एफ डॉट डी के बराबर होगा। एफ डॉट डी ले लो, एफ डॉट आर ले लो, कुछ भी डिस्प्लेसमेंट ले लो। एक सेकेंड, लिटिल ये प्रेजेंटेशन थोड़ा सा और भागा, एक मिनट रुक जाओ। एक और दूसरी चीज में कर सकते हैं, एफ डॉट डी कर सकते हो, इसका उल्टा फॉर्म भी सही है, क्योंकि एफ डॉट डी अगर एफ डी कॉस थीटा होगा तो डी डॉट भी एफ भी वही होगा। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, यानी हम ऐसे भी करें तो वही चीज़ आएगी। अगर हम इसको एक्सटेंड कर ले, अगर हम पीछे वाले को एनालाइज करें तो ये बी एक्सटेंडेड है और ए का जो कंपोनेंट है वो हमने बी के अलाउंग कर लिया है। कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ, सबको अच्छी तरह से याद होगा कि हेड से हम इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। हेड से इस लाइन पे, ये मैंने बेसिक में अच्छी तरह समझाया है, हेड से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और ये डिस्टेंस कंपोनेंट होगी। मेरा क्या आवाज, क्या बोल रहे हो? वॉइस कट हो रही है। वॉइस कट हो रही है, वो तो नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। एक मिनट, मैं इसको, मेरी तरफ से वॉइस में प्रॉब्लम होनी, मैं इसको फिनिश करता हूँ फिर देखता हूँ। हाँ, बस 2 मिनट का रह गया, ठीक है। और वो देख लो कि सबके कमेंट आ रहे हैं वॉइस कट होने के, वो एक बार देख लो सबका आ रहा है कि 1 2 का आ रहा है। अब मैं नीचे ही बैठूंगा, यहाँ पे ऊपर बैठने से नेटवर्क थोड़ा सा स्लो हो जाता है, ठीक है। तो अगली क्लास से नीचे बैठूंगा, वहाँ पे फास्ट नेटवर्क होता है। चलो इसको पूरा करता हूँ मैं। तो जैसे एफ डी कॉस थीटा है ना, एफ डी कॉस थीटा, जस्ट कंप्लीट इट। तो यहाँ से हम जैसे हमने ए का कंपोनेंट बी के अलाउंग ले लिया, हम इसमें उल्टा भी कर सकते हैं, उलट भी कर सकते हैं। बी का कंपोनेंट ए के अलाउंग भी करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। या तो फोर्स का कंपोनेंट तुम डिस्प्लेस, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो या तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के अलाउंग ले लो, या फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलाउंग, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सा लॉजिक है, किसी भी सवाल को करना है तुम्हें वर्क डन निकालना है, और फोर्स अगर एंगल पे लिया है तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो फोर्स का कंपोनेंट तुम डिस्प्लेसमेंट के अलाउंग ले लो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, किसको, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के कंपोनेंट को, या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के अलाउंग ले लो और मल्टीप्लाई कर दो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट को, ठीक है। तो कंपोनेंट और मेन चीज को मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे हम बी का कंपोनेंट ए के अलाउंग ले सकते हैं, बी का कंपोनेंट ए के अलाउंग क्या हो गया, बी ए। अब किससे मल्टीप्लाई करोगे, ए से मल्टीप्लाई करोगे, तो भी वही रिजल्ट आएगा, सेम रिजल्ट आएगा, है ना। बी का कंपोनेंट ए के अलाउंग बी कॉस थीटा आएगा और उसको ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। इन बोथ द सिचुएशन यू विल गेट ए बी कॉस थीटा। तो यही मेथड हो गया प्रॉब्लम सॉल्व करने का। वर्क डन जहां भी अगर एंगल पे फोर्स लग रहा है और तुम्हें वर्क डन फाइंड करना है, हाँ फॉर्मूला रटा है तो अलग बात है, वरना अगर सिंपल चीज़ है, लॉजिकल चीज़ समझनी है तो तुम कुछ भी कर सकते हो।
फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट से अलग डायरेक्शन में है तो या तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन में लो और फोर्स को उस कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दो, या फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग लो और डिस्प्लेसमेंट को उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। ये पूरा प्रोसीजर है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत काम आएगा।